इस वीडियो के अंत तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि मेटियोर ओवरऑल कैसा परफॉर्म करती है। सीट कंफर्ट डेफिनेटली मुझे अपनी बाइक का ज़्यादा अच्छा लगा, तो सीटिंग पोस्चर नो डाउट मेटियोर इज बेटर। बट एक डिसएडवांटेज है उसका। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक। इस वक्त मैं हूँ लद्दाख में, जाने लग रहा हूँ लामा यूरू से ले, और आज मैं बनाने लग रहा हूँ रिव्यू मेटियोर का। साथ में कंपैरिजन करेंगे उसका हाईनेस के साथ। और सबसे बढ़िया बात यह कि मेरे साथ जो को राइडर आए हैं दिनेश भाई, वो मेरी हाईनेस चलाएंगे, मैं उनकी मेटियोर चलाऊंगा। इससे उनके भी ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे कि वो क्या सोचते हैं दोनों बाइक के बारे में। तो ये बढ़िया वाला कंपेरिजन भी होने लग रहा है और मेटियोर का डिटेल रिव्यू होने लग रहा है। इस वीडियो के अंत तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि मेटियोर ओवरऑल कैसा परफॉर्म करती है। और अपन लामा यूरू से ले जाने लग रहे हैं, जो 114 किलोमीटर की राइड है। तो इससे बढ़िया टेरेन नहीं हो सकता इस बाइक को रिव्यू करने का, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मिलता हूँ आपसे सीधा मेटियोर पे। चलो भाई लोग शुरू करते हैं आज का ट्रिप। जय बजरंगबली। सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस नोटिस कराता हूँ। एक तो इन्होंने एयर सीट लगा रखी है ओरिजिनल सीट पे, जो ऑलरेडी वैसे कंफर्टेबल है, लेकिन दिनेश भाई ने बताया एयर सीट की वजह से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। नेक्स्ट, इन्होंने मिरर लगा रखे हैं। ये वाले मिरर लगाने का रीजन ये है कि कह रहे हैं कि ओरिजिनल मिरर थोड़े से वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इन्होंने ये मिरर लगाए हैं। हैंडल बार पे इन्होंने एक बार भी लगा रखा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब चलते हैं आगे अपने ट्रिप पे। बाइक पे बैठते कुछ डिफरेंसेस सीटिंग पोस्चर को लेकर। तो मेरी जो हाईनेस है उसमें जो मेरा सीटिंग पोस्चर रहता है उसमें मेरे पैर कुछ इस तरीके से पीछे को रहते हैं, जबकि इसमें थोड़ा सा रादर आगे को रहेंगे। और मेरी बैक थोड़ी ज्यादा स्ट्रेट है इसमें, जबकि हाईनेस में हल्की आगे को झुकती है। मुझे लगता है ये सीटिंग पोस्चर ज्यादा कंफर्टेबल है। चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिप को। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इमीडिएटली बैठते क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस सीट पोस्चर का मैंने जो बता दिया आपको वो, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि सीटिंग पोस्चर ये ज्यादा कंफर्टेबल है, खासकर कि ये जब एयर सीट लगा रखी है तो इस वजह से और ज्यादा कंफर्ट बढ़ गया है इसका। नेक्स्ट डिफरेंस है क्लच का। क्लच ऑब्वियसली इसका हार्ड है, होंडा हाईनेस का इससे काफी लाइट है। इस टाइम पे फिर भी इतना नहीं पता लगेगा, लेकिन जब हम जाम में फंसते हैं कॉन्टिन्यूसली क्लच यूज करना पड़ता है तो बड़ा डिफरेंस पता लगता है। थर्ड डिफरेंस वो है इसका गियर शिफ्टिंग। गियर शिफ्टिंग इसका अच्छा है। स्टिल होंडा हाईनेस हैज एन एज, वो थोड़ा स्मूथ है इसके मुकाबले। फोर्थ डिफरेंस वाइब्रेशन, इसमें कंपैरेटिवली हल्की सी वाइब्रेशन ज़्यादा है। जैसे जब मैं अब ये रेस दे रहा हूँ तो रेस लेते वक्त ये फुटपैक पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है। फिफ्थ डिफरेंस वो है पिकअप का। मुझे स्लाइटली पिकअप होंडा हाईनेस का ही बेटर लगता है। तो ये 5 मेजर डिफरेंसेस है, जिसमें से एक में तो डेफिनेटली सीटिंग पोस्चर में मुझे ये बेटर लग रही है। अगले 4 डिफरेंसेस में होंडा हाईनेस का एज लग रहा है इस पे। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वो है मैन्यूवरेबिलिटी। अभी अपन बिल्कुल लहरिया रोड पर चल रहे हैं, कहीं कहीं पे शार्प यू टर्न्स वगैरह भी हैं, चढ़ाई है, उतराई है, ये सब है। और उसके हिसाब से मुझे इस बाइक को मैन्यूवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बड़ी इजीली मैं इसको मैन्यूवर कर पा रहा हूँ। ऑल तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ पा रहा, 40-50 मैक्सिमम 60 पे ही जा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे कि अब ये कर्व आया, आगे कर्व आ रहा है, मैन्यूवरेबिलिटी नो प्रॉब्लम, बढ़िया बैलेंस है बाइक का। बट ऑब्वियसली स्पीड का ध्यान देना पड़ेगा। अभी जैसे कि बहुत शार्प टर्न था तो वहां पे मैंने एकदम इंस्टेंट स्पीड ड्रॉप की, तो उससे पता चला कि ब्रेकिंग पे भी अच्छा कंट्रोल है। बड़े इत्मीनान से मैंने दोनों ब्रेक्स आगे और पीछे के अप्लाई किए और इसने अच्छा रिस्पांस दिया। अब अपन वो चीज़ चेक करेंगे जिसके लिए रॉयल एनफील्ड खास तरीके से जानी जाती है, वो है इसकी गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो कंप्लीटली हर गियर पे तो नहीं चेक कर पाएंगे यहाँ पे, खासकर कि इस टेरेन पे, लेकिन ये ज़रूर चेक करेंगे कि 5th गियर पे ये मिनिमम कितनी स्पीड पे कंफर्टेबल है। ये आ गया अपन 5th गियर पे। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है ये। 5th गियर पे ये पहुंच गई 30, अराउंड 23, और अब नॉकिंग स्टार्ट हो गई है, और बढ़िया वाली नॉकिंग स्टार्ट हो गई है। 25, 30 ऑनवर्ड्स, 35 ऑनवर्ड्स नॉकिंग खत्म। कंफर्टेबली जो इसका पिकअप आ रहा है वो 45 ऑनवर्ड्स आ रहा है। 35 ऑनवर्ड्स नॉकिंग खत्म, 45 ऑनवर्ड्स इसका पिकअप कंफर्टेबल हो जाता है। तो दैट मींस दिस इज अगेन बेटर देन होंडा हाईनेस, बिकॉज 5th गियर पे मैं होंडा हाईनेस को 35 या 40 की स्पीड से उठाने का सोच भी नहीं सकता। उसमें कम से कम भी स्पीड होनी चाहिए अराउंड 60-65। और अभी मेरे को खास यहाँ पे गड्ढे नहीं दिख रहे, लेकिन पीछे थोड़े बहुत बम्प्स आए थे, तो उन बम्प्स में मुझे ऐसा लगा कि इसके शॉकर्स को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही से हैंडल कर रही है। बम्प्स को हैंडल करने के मामले में मुझे लग रहा है कि ये होंडा हाईनेस जैसी ही है।
शॉकर्स वगैरह इक्वली गुड हैं। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करते हैं, वो है वॉबलिंग। काफी लोगों के सवाल आते हैं कि हाइनेस वॉबलिंग करते हैं या नहीं करती। तो अब मैं जनरली कोई भी बाइक रिव्यू करता हूं तो उसकी वॉबलिंग टेस्ट जरूर करता हूं। पिछली मैंने जो भी बाइक्स रिव्यू किए हैं जैसे हंटर या फिर क्लासिक वगैरह, उसमें वॉबलिंग नहीं थी अगर मैं खाली चलाता हूँ, बोले तो मैं अकेला हूँ तो। और ऐसे ही हाइनेस का भी है, वो वॉबलिंग नहीं करती अगर मैं अकेला हूँ तो। लेकिन इस टाइम पे हाइनेस पे खूब सारा सामान बंधा हुआ है, साथ में टॉप बॉक्स लगा हुआ है। तो मैंने दिनेश भाई को स्पेशली बोला कि भाई बिल्कुल हाथ मत छोड़ना, क्योंकि टॉप बॉक्स की वजह से वो वॉबलिंग करती है। जितना हैवी टॉप बॉक्स उतनी ज़्यादा वॉबलिंग। अब इस पे टॉप बॉक्स तो नहीं लगा हुआ, लेकिन इस पे टैंक बैग और पीछे वाली सीट पे काफ़ी हैवी बैग बंधा हुआ है जिसका 16-17 किलो वजन होगा। अब इस सिनेरियो में ये वॉबलिंग करते हैं कि नहीं, ये चेक करते हैं। ये अपन आए 60 पे और यहाँ पे अब अपन हाथ छोड़ते हैं बड़े ही इत्मीनान से, आराम से। अभी तक वॉबल नहीं की, वॉबल करनी स्टार्ट की, ओह खतरनाक, बहुत बहुत भयंकर वॉबलिंग की। 60 से 50 पे जैसी ड्रॉप हुई ये वॉबल करना स्टार्ट कर दी। तो नेट पॉइंट ये कि यार वॉबलिंग की शिकायत मेरे ख्याल से जब हम अकेले चलाते हैं या पिलियन राइडर के साथ चलाते हैं तो वॉबलिंग की शिकायत नहीं है इनमें। लेकिन क्योंकि सामान बंधा हुआ है, हो सकता है कि उसका वजन दोनों साइड पे इक्वल ना हो, दैट में ऑल्सो बी द रीजन ऑफ वॉबलिंग। तो वॉबलिंग के केस में हाइनेस हो या फिर मीटियोर हो, दोनों को ही हम दोष नहीं देंगे क्योंकि उस पर काफ़ी सारा सामान बंधा हुआ है दोनों केसेस में। और जैसा कि मैंने बताया कि अकेले में वॉबलिंग नहीं करती। तो भाई लोग मेजर तो हमने सारे मुद्दे इसके कवर कर लिए हैं। अब बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अपन रुक के कवर करेंगे, जैसे कि इसका सीट हाइट कैसा है, बाकी एग्जॉस्ट साउंड सुनेंगे, पार्ट्स की फिट एंड फिनिश, पेंट की क्वालिटी वगैरह प्रैक्टिकली देखेंगे। एक चीज़ दिनेश भाई ने यहाँ पे मिरर चेंज कराए हैं, इसमें मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। उन्होंने चेंज इसलिए कराए कि ओरिजिनल जो इसके मिरर है उसमें वाइब्रेशन फील होती थी उनको, तो उनसे फीडबैक लेंगे हाइनेस चला के उनको क्या कोई वाइब्रेशन फील हुई मिरर में या नहीं हुई। बस अब ये थोड़े से नज़ारे इंजॉय करो। अपन सीधा अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पर मिलते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब अपन पहुंचने वाले ले, लगभग 30 किलोमीटर में ले पहुंच जाएंगे अपन। और 80 किलोमीटर हमने एक दूसरे की बाइक राइड कर ली। दिनेश भाई ने मेरी हाइनेस और मैंने मीटियोर। अब अपन आपस में डिस्कस करके बताएंगे कि किन किन चीज़ों में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन उससे पहले ऑन द गो मैं मीटियोर के बारे में काफ़ी कुछ बता ही चुका हूँ। अभी बस रुके हुए में एक बार सीट हाइट चेक करते हैं इसकी। मेरी हाइट है 5'10", तो मेरे लिए कितनी कंफर्टेबल है। तो ये है मीटियोर की सीट हाइट। इसमें ऑलरेडी आधा पौना इंच बढ़ चुका है बिकॉज इसमें एयर सीट लगी हुई है। और मेरे जो दोनों साइड से पैर है ना, बहुत आराम से नीचे टिक रहे हैं। मेरी हाइट 5'10". दिनेश भाई आपकी हाइट 5'7". 5'7". कभी कोई प्रॉब्लम आपको हुई इसको हैंडल करने में? नहीं, कभी भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बोले तो 5'4", 5'5" तक का बंदा इसको बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। चलो अब करते हैं चर्चा सारे पॉइंट्स को लेकर। तो दिनेश भाई सबसे पहला पॉइंट, सीट कंफर्ट, क्या डिफरेंस लगा आपको? सीट कंफर्ट डेफिनेटली मुझे अपनी बाइक का ज़्यादा अच्छा लगा। मे बी आई एम मोर यूज टू माई बाइक, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे लगा। तो ओवरऑल जो सीट कंफर्ट है वो रॉयल एनफील्ड का बोले तो मेटियोर का बेटर लगा। हाँ, विच डेफिनेटली आई एग्री एज वेल, क्योंकि जब मैं मेटियोर पे बैठा और जिस तरीके का सीटिंग पोस्चर आ रहा था उसके बाद दोबारा मैं इस पे बैठा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा टाइट होके बैठा हूँ इस पे। शायद से एक तो सीट थोड़ी सी छोटी है उसकी, दूसरी चीज़ लेग्स थोड़ा सा स्ट्रेट आते हैं इस पे, उस पे हल्का सा पीछे को बेंड करने पड़ते हैं। तो सीटिंग पोस्चर नो डाउट मेटियोर इज बेटर। बट एक डिसएडवांटेज है, उसमें आप सैडलिंग कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया पॉइंट नोट किया है। विच आई एंजॉयड अ लॉट व्हेन आई वाज राइडिंग दैट बाइक। इस पे आप सैडलिंग किसी हाल में नहीं कर सकते, इस पे आप सैडलिंग कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि पिच्छू थक जाते हैं कॉन्टिन्यूसली राइड करते करते, तो हमें सैडलिंग करनी पड़ती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्लच कैसा लगा? क्लच होंडा हाइनेस का स्मूथ है, मेरे को लगता है मेरा हार्ड ज़्यादा है। गियर शिफ्टिंग इज आल्सो स्मूथ। ठीक आई है, थिंक हाइनेस विंस देयर। ठीक है। तो अब पॉइंट आता है क्लच का। क्लच नो डाउट दोनों एग्री करते हैं इस चीज़ पे कि क्लच स्मूथ है। तीसरा पॉइंट आता है पिकअप। हाइनेस बेटर, आई डू एग्री विद दिस। तो यहाँ पे हाइनेस विंस। देन आता है इंजन स्मूथनेस, कितना रिफाइंड इंजन लगा आपको? आई थिंक हाइनेस का ज़्यादा रिफाइन है एंड वाइब्रेशंस भी कम है उसमें। राइट। रॉयल एनफील्ड की हमेशा से डाउन साइड रहेगी, चाहे कितना रिफाइन करे। आई थिंक जे सीरीज इंजन इज अ न्यू इंजन, राइट, बट स्टिल इट हैज लॉट ऑफ वाइब्रेशन कंपेयर टू हाइनेस। मतलब मैं पुरानी बुलेट चलाता था यार, बहुत अमेजिंग स्मूथ कर दिया इसको, लेकिन हाइनेस कंपेयर करें तो हाइनेस हैज एन आई एज। थिंक रॉयल एनफील्ड हैज कम अ लॉन्ग वे, बट दे स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ कैचिंग अप विद होंडा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे भी हम दोनों एग्री करते हैं कि इंजन स्मूथनेस भी हाइनेस का और रिफाइनमेंट जो है हाइनेस का वो बेटर है। तो हाइनेस विंस देयर एज वेल। अब आते हैं सस्पेंशन। Suspension, that's a good question. I think with air seat on the suspension department it is equal, but surely I think suspension, because there's no air cushioning, I find suspension far better. अच्छा ऐसा, Right. ठीक है।
मे बी वैलिड पॉइंट। मतलब सस्पेंशन की बात करूँ तो दोनों में मेरे को कोई फर्क नहीं लगा, दोनों ही इक्वली गुड लगे। एंड ऑल दो दिनेश भाई कह रहे हैं कि वो हो सकता है एयर सीट की वजह से मेटियोर पे बेटर लग रहे हो या मेटियोर के इक्वली गुड लग रहे हो, तो स्टिल ही वांट्स टू गिव पॉइंट टू हाइनेस। बट इन दिस डिपार्टमेंट आई वुड से कि मेरे हिसाब से टाई है। मेरे को लग रहा है कि दोनों ही इक्वल है सस्पेंशन में, ना हाइनेस बेटर है ना ही मेटियोर। दिनेश भाई ने ये आउटसाइड एक्सेसरी लगवाई है, मिरर्स। ये मिरर्स आपने कहाँ से लगवाए हैं? करोल बाग से, ठीक है। तो ये मिरर्स लगवाए हैं क्यों? क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल मिरर्स थे वो शायद वाइब्रेट करते थे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट, बहुत ज़्यादा, इवन 60 क्रॉस होते हैं वाइब्रेट। अच्छा, तो ये टूरिंग मिरर मैंने लगवाए हैं, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन बहुत कम है, तो ये इफेक्टिव है? इफेक्टिव है, बट अच्छा। हाईनेस में मुझे शिकायत नहीं दिखी। अच्छा, हाइनेस में इसके मिरर्स के साथ शिकायत नहीं दिखी, नहीं है। ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में भी हाइनेस बेटर दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जॉस्ट साउंड का। I mean, that's very subjective in my opinion. I mean, the sound is not bad, but highness का थंब ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो एक बार ना एग्जॉस्ट साउंड सुनाई देते हैं आप लोगों को, क्लियर डिफरेंस पता लगेगा। ऑलराइट, तो ये है आइडल पे एग्जॉस्ट साउंड। दिस इज गुड, नॉट बैड। अब हम इस साइड आते हैं इंजन पे। रॉयल एनफील्ड के साथ मुझे जो फील होता है यहाँ पे थोड़ा सा टैपिक नॉइज आता है। अब एक बार रेस देना दिनेश भाई। एग्जॉस्ट साउंड गुड है, ऑल्दो थोड़ा थोड़ा इंजन का साउंड भी आता है साथ में। अब चलते हैं अपन हाईनेस पे। ये इसका आइडल का एग्जॉस्ट साउंड, और इंजन से इसका जो हल्का हल्का साउंड है वो टेपिट का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मुझे लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड के इंजन के मुकाबले कम है, थोड़ा ज़्यादा प्योर एग्जॉस्ट साउंड है। ये साउंड के डिपार्टमेंट में यू फील कि ये बेटर है? हाँ भाई, साउंड के डिपार्टमेंट में, एग्जॉस्ट साउंड के डिपार्टमेंट में ये बेटर है। फिट एंड फिनिश किसकी बेटर लगी आपको? Honda की of course, if you just move the camera around, you can still see fit and finish is far better in Honda. राइट। दिनेश भाई ने जिस दिन पहली बार ये बाइक देखी थी पहले दिन, तो वो देख के थोड़ा सा बोल रहे थे कि यार ये इसकी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, चाहे वो पेंट की क्वालिटी हो, चाहे वो इंजन का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उस पर पेंट की क्वालिटी है, चाहे वो स्विच वगैरह हैं, ये सब रॉयल एनफील्ड से बेटर है। नो डाउट फिट एंड फिनिश इसकी बेटर है। ब्रेकिंग वगैरह को आपने कुछ नोटिस किया? ब्रेकिंग में आई थिंक दोनों इक्वली गुड है, मेरे ओपिनियन में भी दोनों इक्वली गुड है, दोनों अच्छे कंट्रोल में रहती है। अच्छा, अपन ने ज़ंस्कार राइड की जो कल परसों की थी, बहुत टफ थी वो। उस केस में इस बाइक को नॉर्मल हाईवे पे चला के या यहाँ चला के वर्सेस वहाँ चला के क्या डिफरेंस नोटिस किया उस टाइम पे? I think this was, see, I was not expecting this bike to perform well because of its ground clearance. But इसने अच्छा परफॉर्म किया ज़ंस्कार में। हाँ Though I fell once, हाँ but वो थोड़ा अंधेरा था and I was so tired. हाँ, But overall इस बाइक ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करा। राइट। I mean, I तो don't ऐसा know, कुछ लगा कि कहीं पे पावर लूज हुआ है? नहीं पावर नहीं, और जैसे शुरम शूट चलाते हो वैसे ही चलाते गए? वैसे ही चलाते गए, मतलब एट एनी मोमेंट आई डिड नॉट फील दिस बाइक विल फॉल अपार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आई थिंक दैट्स वेयर रॉयल एनफील्ड आर फेमस फॉर। राइट राइट। मतलब नेट जो राइडिंग का कल्चर है वो तो रॉयल एनफील्ड ने ही डेवलप किया है हम इंडियंस में। रही होंडा की बात, तो अपन ने जो ज़ंस्कार राइड की थी उसमें मुझे भी कहीं पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। जस्ट दैट कि मेरे को कहीं पे फील होता था कि पहली गियर पे मैं इसको 1 से 30 तक खींचता था, उसके बाद सेकंड गियर लगाता था, तो मेरे ख्याल से पहली गियर पे 25 तक तो ओके जाती थी, 25 से 30 तक मेरे को इसको खींचना पड़ता था। ऐसा कुछ फील किया आपने? नहीं ऐसे इसने सेकंड गियर पे बहुत इजी थी ये, सेकंड गियर पे इजीली उठ इजीली उठ रही थी। इसको मेरे को फर्स्ट गियर पे उठाना पड़ रहा था, ये डिफरेंस ज़रूर था। बट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ऐसा मेरे को कहीं नहीं फील हुआ कि ये कहीं रुक जाएगी, और ना ही दिनेश भाई को फील हुआ कि ये कहीं रुक जाएगी। सर्विस कॉस्ट इज क्वाइट लो एज वी वर डिस्कसिंग। हाँ, एक्चुअली अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्विस कॉस्ट कितनी है। जो होंडा की फ्री सर्विस हुई थी शुरू की 3, उसमें ऑन एन एवरेज 2000 रुपये पर सर्विस कॉस्ट आई थी, एंड पेड सर्विस की अराउंड 3200 आती है। दिनेश भाई कह रहे हैं कि फ्री सर्विस में तो ऑलमोस्ट 500-100 रुपया खर्चा आता है, एवरेज बिटवीन 1000 to 1500, जो भी अभी तक 4 सर्विस कराएंगे आप। एवरेज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है सर्विस कॉस्ट का। मेरे ख्याल से फ़र्क ये है कि रॉयल एनफील्ड वाले ये देखते हैं कि कितनी बाइक चली है, उस हिसाब से वो सिर्फ ऑयल में भी टॉपअप करते हैं। होंडा वाले कम्प्लीटली चेंज करते हैं, चाहे 50 किलोमीटर भी ही आपकी बाइक चली और सर्विस ड्यू हो गई है तो ऑयल कम्प्लीटली चेंज होगा।
राइट, तो ये फ़र्क है। सर्विस में डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड का कोई मुकाबला नहीं है। एंड माइलेज को लेकर अभी इस ट्रिप पे कितना माइलेज दे रही है आपकी बाइक? I think maybe somewhere around 37-38. राइट, तो मेरी भी बाइक जो है वो पठानकोट तक सबसे इजी राइड थी, तो वहाँ पे अराउंड 39.7 की थी माइलेज। और ओवरऑल माइलेज पकड़ लें, जंस्कार सबसे टफ राइड थी, उसमें थी 36.7 की माइलेज। राइट, तो एवरेज वही आई होगी अपनी 38 के करीब। तो दोनों माइलेज के सेक्शन में इक्वल है। नेट यही सारे पॉइंट्स थे अपने पास डिस्कस करने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में इसको कवर कर लिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल वगैरह होना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सारे पॉइंट्स हमने लिस्ट डाउन कर दिए, कहाँ पे हाइनेस बेटर है, कहाँ पे मीटियोर बेटर है और कहाँ पे टाई हो रहा है। तो इनको देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कौन सी बाइक ज़्यादा मीनिंगफुल है आपके लिए। इस वीडियो को करते ही यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी लद्दाख राइड टकाटक चल रही है उन वीडियोस को जरूर देखते रहना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, Peace. Peace. चलो।